दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है जहां ज्ञान पाने के लिए चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने 16,000 किलोमीटर की कठिन यात्रा की थी, जिसे एक ज्ञान का खजाना माना जाता था। वहां दुनिया भर से बच्चे सिर्फ एक बार पढ़ने की चाहत में पहुंचते थे। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी इतने ज्ञानी थे कि वे आने वाले स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते थे। इस वीडियो में हम नालंदा यूनिवर्सिटी की यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे यह प्राचीन विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र बना और फिर दुर्भाग्य से इसका पतन कैसे हुआ। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कैसे भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। नालंदा एक संस्कृत शब्द है जो ना, अलम और दा से मिलकर बना है, जिसका मतलब है ज्ञान का दाता। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा की स्थापना गुप्त साम्राज्य के दौरान हुई थी। दुनिया में यह पहली बार हुआ था कि एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना था जहां चाइना, तिब्बत, पर्शिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ईरान, मंगोलिया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बच्चे सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए इंडिया आते थे। एक यूनिवर्सिटी जहां आपको लेजेंड्स लेजेंडरी तरीके से पढ़ाते थे, जैसे कि आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया। वे नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और बाद में अपने ही मेरिट्स पर वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने। चरक, सुश्रुत और नागार्जुन जैसे महान व्यक्ति भी नालंदा के प्रोफेसर्स थे। नालंदा में सब्जेक्ट्स अपने समय के लिए काफी उन्नत थे, जिनमें थियोलॉजी, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी और भी बहुत कुछ शामिल था। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से ज्यादा शिक्षक थे। इसका कैंपस बहुत विशाल था, जिसमें कई मॉनेस्ट्रीज, लाइब्रेरीज और ऑडिटोरियम्स थे, और यह 10 किमी लंबा और 5 किमी चौड़ा था, जिसमें 108 ब्लॉक्स और 11,000 से ज्यादा कमरे थे। आज इसमें से केवल 11 ब्लॉक्स ही खोजे गए हैं, जो स्थल के मात्र 14 हेक्टेयर भाग को उजागर करती है, जो मूल विश्वविद्यालय का केवल 10% है। 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमार गुप्त द्वारा स्थापित नालंदा 5वीं से 12वीं शताब्दी तक फला फूला। गुप्त साम्राज्य से लेकर पाल वंश तक विभिन्न राजवंशों के संरक्षण में यह निरंतर प्रगति करता रहा। नालंदा में शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी, जो ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले शासकों का प्रमाण है। उनका मानना था कि सच्चे ज्ञान और कर्म को किसी भी तरह की बाधा से मुक्त होना चाहिए। यह आज की हमारी स्थिति से बिल्कुल अलग है, जहां भारी भरकम शिक्षा शुल्क के बावजूद सच्ची शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कि इतना विशाल संस्थान जो फ्री एजुकेशन और अकोमोडेशन प्रदान करता था, अपना फाइनेंसेस मैनेज कैसे करता था। इसका कारण यह था कि नालंदा एक वित्तीय रूप से स्वतंत्र यूनिवर्सिटी थी और इसके आसपास के 100 गांवों से टैक्सेस के रूप में आया हुआ सारा पैसा नालंदा को दिया जाता था। नालंदा की वैश्विक पहचान वास्तव में 8वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के आगमन के साथ चरम पर पहुंची। ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा पर निकले थे। ह्वेनसांग के आगमन से एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। यहाँ तक कि सुरक्षा गार्डों के पास भी उनके खुद के ज्ञान से कहीं अधिक गहरा ज्ञान था, जहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ के गार्ड्स भी उनसे ज्यादा ज्ञान रखते थे। यहाँ एडमिशन पाने के लिए छात्रों को एक कठिन इंटरव्यू पास करना पड़ता था, जिसके लिए संस्कृत और बुद्धिज्म की गहरी जानकारी आवश्यक थी। ह्वेनसांग ने महसूस किया कि नालंदा का ज्ञान का सागर जितना गहरा उन्हें लगता था, उससे कहीं अधिक गहरा था। यहाँ के ज्ञान का मुख्य स्रोत थी यहाँ की 3 विशाल लाइब्रेरीज, रत्नासागर, रत्नादाढ़ी और रत्नरंजक। इन लाइब्रेरीज में 90 लाख से अधिक किताबें और महाग्रंथ थे, जो 108 से भी अधिक विषयों को कवर करते थे। यहाँ छात्रों को अलग अलग भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि संस्कृत, पाली और प्राकृत, जिनमें संस्कृत और पाली मुख्य भाषाएं थीं। इतना ही नहीं, यहाँ पर वास्तुशास्त्र का भी अध्ययन होता था। यदि मेडिकल और आयुर्वेदा की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी में यूनानी और आयुर्वेदा का भी अध्ययन होता था और इन पर आधारित कई ग्रंथ यहाँ की लाइब्रेरी में सुरक्षित थे। भारतीय ज्ञान और विरासत का यह खजाना तब एक दुखद अंत को प्राप्त हुआ जब नालंदा को बेरहमी से आग लगा दी गई। भिक्षुओं का निर्दयतापूर्वक कत्लेआम कर दिया गया और छात्रों और शिक्षकों को बिना किसी दया के मार दिया गया, जिससे एक बार का जीवंत विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया। विनाश की शुरुआत एक चोरी से हुई। जब ह्वेनसांग इंडिया से वापस गए और साथ में 657 बुद्धिस्ट टेक्स्ट, 150 बुद्धिस्ट रेलिक्स को 520 बक्सों में बंद करके चाइना ले गए। इंडिया से चाइना तक का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा, जिसकी वजह से रास्ते में वो सिंधु नदी में डूबते डूबते बचे। भले ही वो काफी सारी किताबें अपने साथ ले जाने में सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद नालंदा पूरी दुनिया की नजरों में आ चुका था। अंततः नालंदा की व्यापक ख्याति ने ही उसकी नियति को सील कर दिया, जिससे वह अपनी चमक को बुझाने वालों के लिए एक लक्ष्य बन गया। अफगानिस्तान के खिलजी वंश के एक क्रूर सेनापति बख्तियार खिलजी को दिल्ली सल्तनत के भीतर एक प्रतिष्ठित पद पाने की लालसा थी। बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों को जीतने के बाद खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। विभिन्न उपचारों के बावजूद उनका स्वास्थ्य खराब होता रहा। अंततः नालंदा के सम्मानित आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र से मदद लेने की सलाह दी गई। खिलजी ने शुरू में एक गैर मुस्लिम विद्वान से इलाज कराने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी स्थिति खराब होती गई, वैसे वैसे हताशा के कारण खिलजी को अनिच्छा से भद्र जी का इलाज स्वीकार करना पड़ा। हालांकि उन्होंने एक अजीब चुनौती पेश की, उन्हें बिना कोई दवा दिए ठीक करना।
भद्र जी हमेशा की तरह साधन संपन्न थे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और खिलजी को कुरान की एक प्रति प्रदान की। साथ ही उन्हें निर्देश दिया कि वे रोजाना इसके कुछ पन्नों को पढ़ें। जैसा कि खिलजी ने इन निर्देशों का पालन किया, उनकी तबीयत चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अपने अप्रत्याशित स्वास्थ्य लाभ के बारे में उत्सुक होकर खिलजी ने पाया कि भद्र जी ने चतुराई से कुरान के पन्नों पर दवा लगाई थी। दवा खिलजी के मुंह में चली गई क्योंकि उसने पन्ने पलटे और उसकी लार से दवा घुल गई। इस रहस्य उद्घाटन ने खिलजी के भीतर असुरक्षा और ईर्ष्या की भावना जगा दी। उन्हें अन्य धर्मों और राष्ट्रों के श्रेष्ठ ज्ञान और विद्या से खतरा महसूस हुआ। यह मानते हुए कि अपने शासन के लिए इस ज्ञान के स्रोत को मिटाना आवश्यक है, खिलजी ने एक भयानक निर्णय लिया, नालंदा की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करना। इस काले मंसूबे से ग्रस्त होकर खिलजी ने अपनी सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। भिक्षुओं, प्रोफेसरों और छात्रों का निर्दयतापूर्वक कत्लेआम कर दिया गया। विश्वविद्यालय को ही आग लगा दी गई, जिससे एक समय पवित्र शिक्षा के भवन जलते हुए खंडहरों में तब्दील हो गए। आग 3 महीने तक बेरोकटोक जलती रही। किताबें, अपूरणीय जानकारी और शानदार भौतिक संरचना को भस्म कर देती रही। सब कुछ राख में बदल गई। खंडहरों से धुआं पूरे 6 महीने तक निकलता रहा। इस बर्बर कृत्य का भयानक प्रमाण प्रस्तुत करता रहा। हालांकि नालंदा का मूल परिसर नष्ट हो गया था, लेकिन ज्ञान की ज्योति को पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सका। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो इतिहास वापस लाके दिया जिसका नामो निशान भी पन्नों से मिटा दिया गया था। 19 जून 2024 यही वो दिन है जब नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी उसका खोया हुआ अस्तित्व वापस लाके दिया, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा भी और जोर शोर से भारत के इस धरोहर की पुनर्स्थापना होने की शुभकामनाएं भी दी। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, उसके निर्माण कार्य में ही भूटान, बांग्लादेश, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इस तरह के 17 देशों ने अपना योगदान दिया है। और इतना ही नहीं, इन कंट्रीज के जो एम्बेसडर हैं वो इनॉग्रेशन के वक्त मौजूद भी थे ताकि इस भव्य पल को अपनी आंखों से देख पाएं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की रक्षा और शिक्षा का पोषण कितना महत्वपूर्ण है।